वंदे मातरम साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है वो हमारा शिक्षित भारत यूट्यूब चैनल पे। देखिए, समय की जैसे जैसे मांग बढ़ रही है वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ रहा है और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है पूरे विश्व की बहुत सारे चिंता होते जा रहा है। जंगलों की कटाई होते जा रही है, जमीन कम पड़ते जा रहा है, घर के ऊपर घर बढ़ते जा रहे हैं। तो आज इन सारे विषयों की जो चर्चा है वह करने जा रहे हैं जनसंख्या क्लास में, और इस पे बताया जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है। देखिए मित्रों, और जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या पहलू है जनसंख्या वृद्धि के। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या एक जगह पर रहने वाले, किसी विशेष एरिया, किसी विशेष लैंड पे जो रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर जो लोगों की संख्या जो है एक विशेष जगह पे दर्शाने की प्रक्रिया को या प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ऐसे शब्द को जनसंख्या कहते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्से में आबादी घनत्व अलग अलग है। दुनिया पूरी वर्ल्ड में चले जाइए, आप देखिएगा कहीं पे बहुत कम आबादी है, कहीं पे बहुत ज्यादा आबादी है। विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन है और दूसरी आबादी वाला देश हमारा प्यारा भारत है। तो इससे यह और कोई बहुत ऐसा देश है जहां पर बहुत कम 10,000 20,000 आबादी वाले हैं, जैसे वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहां पर बहुत कम आबादी है। जस्ट हमारे देश भूटान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, ये बहुत कम हालांकि लैंड भी कम है, आबादी भी कम है। और कुछ ऐसे जगह हैं जहां लैंड कम है लेकिन आबादी ज्यादा है, घनत्व पॉपुलेशन घनत्व ज्यादा है। तो सारे पहलू को देखेंगे। तो विश्व के हर हिस्से में जाएंगे तो देखेंगे सबका अलग अलग क्या है, आबादियां हैं, आबादी घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या का असमान वितरण, अरे भाई ये क्या हुआ, जनसंख्या का असमान वितरण। असमान वितरण क्या है? धरती पर जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। तो बता चुके कि जनसंख्या जो है कहीं भी जाइएगा तो सेम नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पॉपुलेशन। कुछ देश ऐसे हैं जो आबादी विस्फोट की समस्या का सामना कर रहे हैं। देखिए जैसे भारत, यह बहुत ज्यादा आबादी विस्फोट की सामना कर रहा है। जो देश बहुत ज्यादा आबादी की विस्फोट की, आबादी में जो विस्फोट है, तेजी से वृद्धि दर है, सामना कर रहा है, उसे बहुत जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना। जैसे हम चाइना को देखें तो चाइना का बर्थ रेट बहुत तेजी से हो गया था, लेकिन चाइना ने क्या किया, हमारे एक का पॉलिसी लाया जिसके तहत उसकी जनसंख्या लगभग सीमित हो गई और माने ग्रोथ रेट सीमित हो गई, और हमारी ग्रोथ रेट अभी तक बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह खुशी का बात है कि यूपी उत्तर प्रदेश हमारा देश का एक ऐसा राज्य है जिसने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है और लागू करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी को जानना अति आवश्यक है, जनसंख्या विस्फोट के बारे में जानना अति आवश्यक है कि कैसे बढ़ रहा है, इसकी क्या क्या समस्या हो रही है। वहीं कई देश ऐसे हैं जो बहुत कम आबादी के मामले में है, बहुत कम आबादी है वहाँ का, तथा अन्य जीव जो, अब देखिए सिर्फ मनुष्य ही नहीं बाकी सारा जो भी लिविंग थिंग्स है सब में रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार जीवों को मार रहा है, जंगलों को काट रहा है, उनकी आवास स्थल को काट रहा है, खत्म कर रहा है, जिससे उनकी दिन प्रतिदिन आबादी कम हो रही है।
हालांकि सरकार कुछ वन्य जीव अभयारण्य के लिए बनाई है, वन्य जानवरों के लिए कुछ जगह आरक्षित किए हैं। भारत में या विश्व में बहुत ऐसा जगह है जहां पर जानवरों के लिए कुछ जगह फिक्स किया गया है। तो कुछ जगह पर हम लोग जाएंगे, वर्ल्ड के डिफरेंट जगह पर जाएंगे तो एनिमलों की संख्या बहुत कम है, पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहाँ जंगली जीव ज़्यादा होंगे, जहाँ कम है पेड़ पौधे वहाँ जंगली जीव कम होंगे। वही चीज़ बताया जा रहा है। जहाँ अधिक जानवर होंगे दिखाई देंगे, जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे रहने के लिए उन्हें आवास होगा वहाँ ज़्यादा अधिक जानवर दिखाई देंगे, जबकि कुछ जगहों पे बहुत कम ही दिखाई देते हैं। और अब तो ऐसा हो गया जंगल जैसे जैसे कट रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जानवर जो है शहरों में घूम रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, कूड़े कचरे खा रहे हैं, घास नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। अब देखेंगे क्या कि जनसंख्या जो बढ़ रही है इसका क्या कारण है। तो पहला कारण है जलवायु, क्लाइमेट। पहला क्या है, जलवायु, क्लाइमेट चेंजिंग। जहां जिस जगह का टेम्परेचर अत्यंत गर्म या ठंडा मौसम वाला होगा वहां बहुत कम आबादी के लोग निवास कर रहे होंगे। जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा, काफी हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, वहां पर चले जाइएगा तो देखिएगा बहुत कम ही लोग निवास करते हैं, वहां की जनसंख्या कम, पॉपुलेशन कम होगी। और उन जगहों पर जाइए जहां पर काफी कोल्ड रीजन है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, तो वहां पर भी जनसंख्या कम होगी। कहाँ पे, जहाँ कोल्ड रीजन हो या हॉट रीजन हो, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो और बहुत ज्यादा ठंडी हो वहां की जनसंख्या बहुत कम होगी। लेकिन जहाँ मध्यम गर्मी हो, मध्यम ठंडी हो वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। मध्यम जलवायु जो आनंद लेते हैं ऐसे जगह पर घनी आबादी होती है। सपोज दैट हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में चल जाएं तो वहां की जनसंख्या बहुत कम है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र ऐसे जगह पर चल जाए, भारत के ऐसे जगह, या दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे जगहों पर जब हम चल जाएंगे तो देखेंगे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, गाड़ियां पर गाड़ियां चल रही है, घर पे घर बना हुआ है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन वही जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ कोल्ड रीजन है वहाँ जनसंख्या कम है। या हम लोग यहाँ राजस्थान चल जाए तो राजस्थान का भी जनसंख्या कम है, क्योंकि वहाँ हॉट रीजन पाया जाता है। ठीक है, तो जलवायु भी हमारे जनसंख्या को इफेक्ट करता है। जहाँ अत्यंत गर्मी होगा या अत्यंत ठंडा होगा ऐसे स्थानों पर जनसंख्या या जन आबादी कम होता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है। जहाँ माध्यम जलवायु या माध्यम गर्मी या ठंड होता है ऐसे जगहों पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो बताएं कि यूपी, बिहार और दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ऐसे जगह, महाराष्ट्र ऐसे जगह पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। एक और दूसरी पॉइंट है संसाधन। जहां पर जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जहां पर सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाए जाएंगे तो ऑटोमेटिक है वहां की जनसंख्या अधिक होगी। जहां पर तेल होंगे, कोयला होगा, पेट्रोलियम पदार्थ होगा, लकड़ियां होगी, ऐसे जगहों पे जो है जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, अच्छी तरह उपलब्ध होंगे। ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है, जहां इसकी कम होती है वो जनसंख्या कम। और जहां पर प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं वैसे जगहों पे जनसंख्या बहुत ही सीमित होती है, बहुत कम होती है। तो हमने क्या देखा, जलवायु और संसाधन दोनों ही जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। जहां जनसंख्या ज्यादा है तो यानी कि समझिए कि वहां की जलवायु और संसाधन अच्छे हैं। आगे राजनीतिक माहौल, दूसरा है राजनीतिक माहौल। जहां हमेशा काट मार होगा वहां की जनसंख्या कम होगी। काट मार का मतलब आप अभी देख ही रहे हैं अफगानिस्तान में
तालिबानियों ने क्या कर रहा है कि जबरदस्ती उसके एरिया को कब्जा कर रहा है। अभी करंट न्यूज है जिसमें पाकिस्तान उसका विशेष साथ दे रहा है और अमेरिका वहाँ 20 सालों से अपना जड़ बना के रखा था, तो वह अचानक से अमेरिका वहाँ से भाग गया। और भागने के बाद तालिबानों का क्या हुआ कि एक तालिबान क्या है, तालिबानी एक आतंकवादी ग्रुप है, उनकी संख्या बढ़ गई। वो शरिया के कानून पे चलते हैं, वह जबरदस्ती लोगों का कत्ल करते हैं, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। जो भी महिलाएं जो है, लड़कियां जो है मार्केट नहीं जा सकती है, उनकी आज़ादी छीन जाएगी। ऐसे अगर धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे तो उनकी आज़ादी छीन जाएगी। तो वैसे जगहों पे रहना हम या किसी और के लिए अच्छे नहीं है। तो ऐसे जगहों पे रहना लोग चाहते हैं जहाँ का राजनीतिक माहौल अच्छे हो। जैसे अमेरिका चल जाइए, कुछ गरीब देश हैं, वहाँ के जो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्हें अमेरिका क्या करता है, अच्छे प्लेसमेंट देता है। और अच्छे प्लेसमेंट, अच्छे माहौल देने के कारण वहाँ गरीब जगह के लोग वहाँ चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि जिन देशों में एक स्थिर सरकार और एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण है। स्वस्थ राजनीतिक वातावरण का मतलब है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। जैसे अमेरिका में विशेष प्रकार का कोई खतरा नहीं है, भारत में भी कोई विशेष प्रकार का खतरा नहीं है। अगर हम गलत नहीं करते हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं अफगानिस्तान में चलिए, पाकिस्तान में चलिए, तो वहाँ आए दिन लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हम डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। कल ही हम पेपर में पढ़े थे कि तालिबानियों ने वहाँ के अफगानिस्तान के मौलवियों का बोला है कि आप 15 साल से के लड़कियों का और 45 साल के विधवा महिलाओं का लिस्ट बनाकर हमें दीजिए। तो पता ना वो क्या करेंगे, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके लिए सुरक्षा नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए सुरक्षा नहीं है। इस पर विश्व मंच पे आना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पता ना अब क्या होगा भविष्य में। हम उस पर नहीं चलेंगे, हम राजनीतिक माहौल पे चलेंगे। तो जहाँ का राजनीतिक माहौल अधिक अच्छे होंगे, वहाँ जनसंख्या अच्छी होगी, उस क्षेत्र में घनी आबादी होंगे, या ऐसे देश दूसरे इलाकों से आबादी को आकर्षित करते हैं। आप बताएं कि जहाँ पर अच्छी राजनीतिक होगी, अच्छा माहौल होगा, स्थिर सरकार होगी, बैठने वाली सरकार नहीं होगी, वहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे देशों से आकर्षित करेंगे लोगों को, जिससे उस क्षेत्र की आबादी बढ़ने लगेगी और गरीब या स्थिर सरकार वाले क्षेत्र की आबादी धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर अब आगे चलेंगे, जीवन स्तर। जिस देश का जीवन स्तर जितना ही अच्छा होगा, सुखहाल होगा, जहाँ पर आराम से नौकरी मिल जाए, जिस देश में आराम से घूमा जा सके, हमें आज़ादी हो, कोई भी कपड़ा पहनने का, कोई भी खाना खाने का, किसी भी रिलीजियंस को फॉलो करने का, तो ऐसे जगह का जनसंख्या जो है क्या होगा, जीवन स्तर जो है अच्छे होंगे। जीवन स्तर जहाँ अच्छे होंगे वहाँ का पॉपुलेशन, जनसंख्या अच्छा होगा। तो हमने 4 फैक्टर देखा जिससे जनसंख्या ग्रोथ होता है। पहला फैक्टर क्या था, क्लाइमेट, जलवायु, संसाधन, रिसोर्सेस, राजनीतिक माहौल, जीवन स्तर। आगे चलते हैं, बढ़ती जनसंख्या विश्व या भारत के लिए बड़ी समस्या। यह जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वह विश्व के लिए लगभग 7.5 अरब लोग इस धरती पे हो चुके हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे संसाधन कम होगा और देश की समस्या बढ़ती जाएगी। तो भारत को बढ़ते
आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की, विश्व की लगभग 17% आबादी भारत में रहती है। पूरी विश्व की 17% आबादी हमारे प्यारा भारत में निवास करती है, जिससे यह सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। भारत भी सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है, जो पूरे विश्व का 17% आबादी हमारे देश में रहती है। विकासशील देशों की तरह भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए कई कारण हैं, जिनमें से निम्न हम नीचे लिखे हैं, उसको देखना है। न्यूनतम विवाह योग्य आयु। देखिए, ऐसे सरकार ने पुरुषों के लिए 21 वर्ष की आयु फिक्स की है और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 18 वर्ष की आयु फिक्स की है। लेकिन ज़्यादातर निरक्षर या कम पढ़े लिखे या गरीब परिवार जो गांव में निवास करती है, वह इस चीज़ को नहीं मानती है और बच्चे के कम उम्र में ही शादी कर देती है, जिससे बच्चे की तो शादी हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें बच्चे की जन्म हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वह तेजी से जनसंख्या बढ़ाने में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। विवाह आयु बताए 21 वर्ष पुरुषों की है, 18 वर्ष महिलाओं की है। हालांकि इस पर कोई कानूनी जांच या कड़ी कानून नहीं है। कानून है भी, लेकिन कड़ा नहीं है। कानून है भी, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं होती है। यदि प्रॉपर ढंग से कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जांच किया जाए तो ही अच्छा रहेगा। जनसंख्या में एक बहुत बड़ा यह जो है कारक को कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी कि बाल विवाह को रोकने का सबसे बड़ी जरिया है कानून को कड़ा करना और जांच प्रक्रिया तेज करना। जांच प्रक्रिया तेज होगी तो लोग इससे डरेंगे और इस चीज को मानेंगे। 21 वर्ष 18 वर्ष का रेशियो मानेंगे, तब जाकर ऐसे इससे कम उम्र में जब हम शादी करते हैं तो बच्चों का विकास रुक जाता है। बच्चों का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास रुक जाता है। उसे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस चीज का लाभ जो है हमें टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे, समाचार के प्रसार के माध्यम से बताना चाहिए लोगों को। देश में ग्रामीण या पिछड़े वर्ग जो है अभी कम ही उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। सरकार को न्यूनतम उम्र की सीमा को और बढ़ाना चाहिए। 21 से 24 करना चाहिए, 18 से 20 करना चाहिए, ताकि यह जनसंख्या में थोड़ा संतुलन पैदा हो। जांच प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। एक और बड़ी समस्या है निरक्षरता। देखिए, जो लोग निरक्षर हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वे लोग के दिमाग में एक ही थॉट है कि जितने बच्चे होंगे उतने हमारे पास पैसे आएंगे। उन्हें यह पता नहीं है अगर 1 या 2 बच्चे को हम बढ़िया से पढ़ा लिखा दें, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, ये सब चीज़ अगर बना दें तो उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग पैसे कमाने दे देंगे। लेकिन वो लोग, उनको ये पता है कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मेरे पास संसाधन तो है नहीं, इसीलिए जितने बच्चे होंगे उतने मेरे लिए अच्छे होंगे। लेकिन यह सरकार को समझाने का टेलीविजन के माध्यम से, संचार के माध्यम से या अन्य प्रसारणों के माध्यम से समझाना चाहिए कि 2 ही बच्चे अच्छे, यानी कम से कम 1 बच्चे, अधिक से अधिक 2 बच्चे। अगर 1 बच्चे या 2 बच्चे होंगे तब तो हम अपने बच्चे का परवरिश अच्छी तरीका से कर पाएंगे। तो निरक्षरता भी क्या है, एक बहुत बड़ी कारण है जनसंख्या वृद्धि का भारत में। अगला प्रश्न है, देखिए जनसंख्या वृद्धि दर क्यों बढ़ा
इसका मेन और कारण है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिक जनसंख्या विस्फोट का कारण है, बढ़ावा दिया। मानव जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी का खोज हुआ, नई नई दवाओं का, नई नई बीमारियों का खोज हुआ, जिससे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों के बीच का जो संतुलन है वो खराब हो गया। यानी मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो गया और जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जो एक जो जनसंख्या विस्फोट का कारण है। चिकित्सा विज्ञान के प्रयोग ने इसमें असंतुलित पैदा कर दिया है। यानी चिकित्सा विज्ञान जैसे बढ़ा है, थोड़ा सा भी बीमारी, थोड़ा सा भी कोई बच्चे की तकलीफ होता है, हम सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर अच्छे से ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। तो यह प्रौद्योगिकी विकास भी क्या किया है, जनसंख्या वृद्धि में एक बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा निभाया है। अन्य देखते हैं वन्य जीव जनसंख्या पर मानव जनसंख्या का वृद्धि प्रभाव। देखिए अब हम उसका इफेक्ट देखते हैं कि यदि मानव जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका क्या प्रभाव है, उसको हम देखेंगे। तो जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ रही है, वन्य जीवन यानी जहां मानव आबादी विस्फोट पर है, वही वन्य जीवन आबादी बहुत कम हो रही है। जैसे जैसे मानव प्रगति कर रहा है वैसे वैसे वन्य जीव नीचे जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। लोग अपने फायदा के लिए जानवरों के हड्डी का प्रयोग कर रहे हैं, दांतों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हाथी के दांत का प्रयोग करते हैं गहनों बनाने के लिए, बाघ के छाल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जानवरों पे कई तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जैसे खाने के काम में हो रहा है, खाल उसका काम में आ रहा है। तो कई तरह के जो हम लोग वन्य जीव को इफेक्ट कर रहे हैं, जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। पक्षियों जानवरों की कई प्रजाति तो काफी कम है या खत्म होने के कगार पे हो गई है। यह सब मानव विस्फोट का ही उदाहरण है। जैसे जैसे मानव विस्फोट प्रगति कर रहा है वैसे वैसे ये सारे वन्य जीव पक्षी सारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि मरने के कगार पे आ गए हैं, तो जिसका केवल ही मनुष्य ही जिम्मेदार है। जिसे निम्न में देखते हैं वनों की कटाई। जब हम जैसे हमारा घर ही नहीं रहेगा तो हम अच्छा से परिवारिश नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से सरवाइव नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जंगल ही काट देंगे तो पक्षी रहेंगे कहाँ, जानवर किस छाया में रहेंगे। तो मनुष्य जैसे जैसे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, जंगल की कटाई कर रहा है, जिससे वन्य जीव काफी इससे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा है बढ़ता प्रदूषण। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे मनुष्य क्या करेगा, फर्टिलाइजर का, उर्वरक का, खाद का काफी तीव्र मात्रा में खेतों में प्रयोग करेगा, जिससे मिट्टी सॉइल पॉल्यूशन होगी। वाहन विभिन्न तरह के प्रयोग करेगा जिससे वायु प्रदूषित होगी। बहुत सारा ज़्यादा जल की आपूर्ति चाहिए, ज़्यादा जनसंख्या और ज़्यादा जल चाहिए नहाने के लिए, खाने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, तो ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से प्रदूषण को यह बढ़ावा दे रहा है। यानी जनसंख्या जो है प्रदूषण को बढ़ावा भी दे रहा है। जलवायु परिवर्तन। अब जैसे जैसे वातावरण प्रदूषित होंगे वैसे जलवायु प्रदूषित हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जितना तेजी से कार्बन इमिटिंग होगा, यानी कार्बन की उत्सर्जन होगी, उतना ही तेजी से इस पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो हमारे पृथ्वी के जो ऊपर में ओजोन लेयर है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, उसमें होल होने लगेगा, छिद्र होने लगेगा, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरण आएगी और हमारे लिए खतरा है। तो क्यों ना सरकार चाह रही है या हम सभी को सोचना चाहिए, क्यों ना हम जनसंख्या को कंट्रोल करें। मित्रों, यह हम सभी किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, किसी विशेष राज्य को नहीं कह रहे हैं, किसी विशेष धर्म को नहीं कह रहे हैं। सारे धर्म,
सारे देश, सारे राज्य, दुनिया के जितने सारे व्यक्ति हैं, सबका यह दायित्व होना चाहिए कि अपना जनसंख्या कंट्रोल करें। यदि जनसंख्या हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस प्रकार से प्रदूषण बढ़ेगा, इस प्रकार से वन्य जीव खत्म होंगे, इस प्रकार से मिट्टी प्रदूषित होगी, खाद्य हमारे कम होंगे। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने का कुछ उपाय हम बताए हैं। पहला है शिक्षा। यदि हम बच्चे को, जिसमें पुरुष, लड़का और लड़की को बेनिफिट बताएं छोटा परिवार, सुखी परिवार का, तो बहुत ही कारगर होगा जनसंख्या नियंत्रण करने का। यानी हम अपने शिक्षा में, हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि बच्चे, ग्रामीण के बच्चे, शहर के बच्चे तो ऐसे पढ़ते ही हैं, लेकिन ग्रामीण के बच्चे भी स्वर शिक्षा अभियान शहर से लेकर गांव तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्वर शिक्षा अभियान के तहत हर बच्चे को पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, सरकार ने कर दिया है। यहाँ तक कि पोशाक भी दे रही है, कुछ पैसा भी दे रही है, अन्न भी दे रही है, किताब भी मुहैया करा रही है, इतना सारा चीज दे रही है ताकि आप पढ़े, सुरक्षित रहे। छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो शिक्षा बहुत अच्छा कारगर है परिवार को, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है परिवार प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग, देखिए जो पढ़े लिखे रहते हैं वही समझेंगे फैमिली प्लानिंग क्या है, हम बच्चे को किस प्रकार से परवरिश करेंगे तो क्या बनेगा। लेकिन जो गरीब हैं, जो ग्रामीण में रहते हैं, जिन्हें 2 वक्त की सही से रोटी नहीं मिलती है भाइयों, वे लोग क्या जानेंगे परिवार प्लानिंग क्या होता है। तो हम यह कोशिश करें कि हमारे जितने भी संसाधन हैं, सरकार उन गरीब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे, जिससे वे लोग भी थोड़ा सुखी रहें। और जब सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी हर किसी का दिमाग स्वच्छ रहेगा और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। जब पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, हम टेलीविजन के माध्यम से, संचार के माध्यम से या अन्य माध्यम से फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। इस प्रकार से नारा, स्लोगन हर जगह अगर लिखवाते हैं, हर जगह प्रसारित करते हैं, तो जनसंख्या कंट्रोल, नियंत्रण करने में एक बहुत बड़ा भागीदारी निभाएगी। दूसरा है लाभ। देखिए, अगर ज्यादा जनसंख्या होगा तो किसी भी परिवार, जो हमारी पूर्वजों की संपत्ति है, हमारी बाप दादा की संपत्ति है, वह ज्यादा भागों में बटेगा, जिससे छोटा 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 और छोटा होता जाएगा। तो यह मनुष्य को टेलीविजन या अन्य माध्यमों से बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि आप जो है छोटा परिवार रहेगा तो आपका जो लैंड है, आपका जो एरिया है, वह बचा रहेगा, बरकरार रहेगा, बटेगा नहीं, जिससे आप बहुत ज़्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकिएगा। आपका परिवार, आपका जो आने वाला संतान बहुत ज़्यादा दिन तक चल सकता है। अगर जो व्यक्ति ये सारे कानून को नहीं मानते हैं, परिवार प्लानिंग नहीं करते हैं, शिक्षा पर भागीदारी नहीं देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए काफी कड़ा कानून या दंड बनाना चाहिए सरकार को, जिससे डर भी पैदा हो कि हमें क्या करना है। 2 से बच्चे ज्यादा हो, जैसे योगी जी अभी कर रहे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें जो ग्रामीण स्तर पे जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाए जाते हैं उसको नहीं मिलेगी। इससे लोग प्रभावित होंगे, उनकी माइंड सेट होगी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए